हेलो मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का गोधूली पुस्तक का चैप्टर नंबर 4 जो लाल पान का बेगम है। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे लाल पान के बेगम। उनसे पहले हम लोग आइए कुछ बात समझ लेते हैं। यह जो लिखा गया है वो फर्नीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में जो प्रमुख पात्र आपको देखने को मिलेगा, एक तो बिरजू मिलेगा, एक बिरजू की माँ मिलेगी, एक बिरजू के पिता मिलेंगे और एक बिरजू की बहन है चंपिया। और उसके बाद यहाँ पे एक फुआ देखने को, मखनी फुआ जिनका नाम है, वे देखने को मिलेगा। तो आप सभी इस चीज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए पूरे वीडियो को देखना और अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव देना कि और किस तरह से आपको चाहिए, और साथ में इसका आंसर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो आप लोग बने रहें। तो हम लोग आज सबसे पहले बात कर लेते फणीश्वर नाथ रेणु जी का। यह जो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म होता है वह औराही हिंगना नामक गांव में होता है, जो जिला अररिया बिहार में है। और इनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ। उनका जो प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा जो होती है वह गढ़ बनैली, सिमरन बनी अररिया और फारबिसगंज में, तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर, नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुई। रेणु ने 1942 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका भी निभाई है। 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। तो आपको यहाँ से 2-3 पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। एक तो आपको ये पॉइंट्स नोट कर लेना है, चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ से। और थोड़ा बहुत यहाँ से जो नोट करना है कि 1942 में इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में इन्होंने कदम रखा है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले पॉइंट्स पे बढ़े तो कहता है कि वे दमन से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया है। वे और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष रहे। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि का त्याग कर दिया था। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया था। तो आपको याद रखना है कि पद्मश्री की उपाधि इन्होंने त्याग दिया था सत्ता के दमन चक्र के विरोध में, और इनकी जो मृत्यु होती है वह अप्रैल 1977 ईस्वी में इनका हो जाता है। आगे बढ़ें तो इसी में है, हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थित किया है, फणीश्वर नाथ रेणु उनमें से एक हैं। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विद्याओं को नई ऊंचाई दी है। तो आपको ये वाले भी पॉइंट्स नोट करना है। ये वाला पॉइंट जो है आपको नोट करना है। उनकी प्रमुख कृतियां यहाँ से ये भी आपको नोट करना है, यानी उनकी कहने का मतलब फणीश्वर नाथ रेणु जी का यहाँ पे कुछ कृतियां हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा मैला आंचल, परवर्ती परिकथा, दीर्घतपा देख सकते हैं, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड, ये सभी इनके उपन्यास थे। आपको ध्यान रखना है, ये सभी जो यहाँ पे हमने बताया आपको, ये सभी उपन्यास थे जिनमें मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद ठुमरी की बात करें, अगिन खोर, आदिम चरित्र की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ये सभी इनके कहानी संग्रह है। ये जो सभी इनके कहानी संग्रह है। फिर उसके बाद रिंजन धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पर्व जो संस्मरण है, नेपाली क्रांति कथा, ये इनका रिपोर्टाज है। तो ये सारे इनके फणीश्वर नाथ रेणु जी के ये सभी इनके क्या है, कृतियां हैं जो आपको यहाँ पे दिखाया गया। उम्मीद है आपको ये सभी नोट करने के लिए कहा गया हो तो आप नोट कर लिए होंगे। वीडियो पॉज कर कर के नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। तो कहता है कि हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इनका उपन्यास है। 1954 ईस्वी को बहुत पहले 1936 ईस्वी में उनकी पहली कहानी बट बाबा एक साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी। यानी पूछ लिया जाए कि फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन है, तो यहाँ से आपको बताना है बट बाबा, जो एक साप्ताहिक विश्वामित्र छप पत्र में, ध्यान रखना है, विश्वामित्र में छप चुकी थी। मैला आंचल में
मैला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक परिभाषिक अभिधा दी। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों से रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वह अमिट छाप छोड़ जाता है। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामों उत्थान की ओर गया। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांवों के संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा रूप दिया। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और नवीन नवीन गत्यात्मकता की टकराहट है। विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के विरोध हैं। बिरादरीवाद की कड़वाहट है तो दूसरी तरफ इनके बीच बसती हुई लोक संस्कृति की सहनाई है। प्रस्तुत कहानी, यह जो कहानी है लाल पान की बेगम, यह ग्रामीण परिवेश को लेकर बनाया गया है। आपको इसको नोट करना है। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे का को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग बाग गांव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष राग विराग आशा निराशा हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं, उनकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। अब यहाँ से उम्मीद आपको आ रहा समझ में हमको उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। और साथ में यहाँ पे हम कुछ समझाने की यह कोशिश कर रहे हैं कि यह जो हमने आपको सारांश बताया ये सिर्फ फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में बताया। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि लाल पान आखिर इसका नाम क्यों रखा गया। तो इसमें आपको आगे जब कहानी समझाया जाएगा, पढ़कर बताया जाएगा, तो उसमें लाल पान किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है ये पूरी तरीके से समझ में आएगा और बाद में पता चलेगा कि इस चैप्टर का नाम लाल पान की बेगम क्यों रखी गई। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, लाल पान का जो बेगम है उसके बारे में। तो यहाँ पे आइए देखिए, चैप्टर आपको दिखाई पड़ गया होगा। चलेंगे अब हम लोग समझेंगे इसमें। कहता है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधा आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान पर छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई है, आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली गांच बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए एक छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब न फुआ। यानी बिरजू की माँ करवाहट में अपने साथ जवाब देती है कि बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब न फुआ नाच देखने जाएगी। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बागड़ को कुकर माछी परेशान कर रही है। आहा आए हर आए आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखने फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरनियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट यानी जुट का पैसा क्या हुआ है
धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है, बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। आपको यहाँ से एक चीज नोट करना है प्यारे बच्चों, बलरामपुर का नाच देखने जाना था सभी को। और किस चीज पे? बैलगाड़ी पर। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ियां मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औने पौने कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है। मेरे मुंह आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? यानी इतना सारी बात पन भरनियों को मखनी फुआ सुना रही थी कि बताओ जरा तुम ही लोग इंसाफ करो कि मैंने क्या गलत किया। जब उससे पूछा अभी से कुछ समय पहले, वह सभी के यहाँ कहती फिरती चलती थी कि बिरजू के बप्पा इस बार बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाएगा, बैलगाड़ी पर बैठा कर ले जाएगा। और उसी बात को मैंने कह दिया तो उसने ऐसा हमें कहा। क्यों मैंने कहा था, तुम ही लोग जरा जवाब दो। चलिए आगे बढ़िए। तो इसी में देखिए, आगे बढ़ने पर पता चलता है कहानी में बहुत ही रोचक है। मखनी फुआ अपनी जीभ पोपले मुंह के होठों को एक ओर मरोड़कर ऐंठती हुई निकाली। अरे रे हाँ हाँ, वीर रजू की माया के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना। जंगी की पतोहू, याद रखना है ये सभी मुख्य पात्र हैं इस कहानी में। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा खोलकर ही कहती है, फुआ सर्वे शीतल मिट्टी यानी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर यदि तू भी भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोनबग्गा पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। बिरजू के माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवान खोलकर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीव के झाल को गले से में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी। अरे चंपिया, या आज लौटे तो तेरी मुड़ी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठठेर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतोरिया पतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई। अरे चंपिया, या जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाल कर और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। याद रखना है आपको, बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम किसने कही है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जंगी की पतोहू बोली थी कि इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती बुकबुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाले वाले जूते की छाप घोड़ की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसी
पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और मां से तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है ये? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती की नानी। एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई। फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। चलिए जरा आगे अब पढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए जरा। आगे आपको देखने को मिलेगा। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की और उसी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ सुनाई पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ के शकरकंद के बदले, आप समझ रहे हो, लात खाया। ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहथी फैलाई। दे न माया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी समझ लो क्या करेंगे। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरी होगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट पेट में जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती का वेला हो गई, अभी तक गाड़ी। सूरज चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मया। बप्पा बोले, माँ से कहना अब सब ठीक 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 ठाक करके तैयार रहे। मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई। घोड़े से अचानक जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में क्या होगा शकरकंद छिलकर, रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंध कर वापस आया। देख दीदिया, मल्टीलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से कुछ नहीं होगा। चलेंगे आगे, बढ़िए। तो देखिए इसी में कहता है, आगे बढ़ने पर चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्काई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे। हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, टुनुर टुनुर, मुझे जरा भी नहीं सुहाता है।
टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाते हुए बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआ टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सू। बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुनक खोलती बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। यानी आप समझ रहे हैं आप सभी कि यह कितना ही रोमांचक कहानी है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए कहता है, मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर टुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सिखा चुका है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छिट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर कहाँ जाएंगे तो नाच देखने। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला। घास का सबसे पहला बैगन उसे खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। यानी ये कौन कहता है? बिरजू। आगे बढ़िए तो कहता है, मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। ऊहू, पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बंधना चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? आप आप अपने जानते उसने किसी देवता पितर का मन मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोटी तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती धुनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। ये सभी चीज यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। चलेंगे आगे, थोड़ा सा और है कहानी में। बिरजू की माँ मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चुभती है। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी है। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं। पाट के पौधे तो अलान तो फलान, तनी आंखों की धार, भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट का कांटा पर तौलकर वजन हुआ। रबी फसल भगत के यहाँ, इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोला के एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू का बप्पा
को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह घुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया है। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर। तू भी आ जा चंपिया। भला आदमी आवे तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। आगे बढ़े तो ढिबरी बुझा दे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए। मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ। मंजूरी मज यहाँ मंजूरी नहीं होता, मजदूरी ही अच्छी है। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। आगे बढ़िए तो इसी में कहता है, बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है। चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने को भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद आए। उसी दिन गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। आगे बढ़िए तो कहता है इसमें, अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया और वह खुद भी कुछ काम कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसे 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देख लो नाच, वाह रे नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएगी हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे, हाँ भगवान दाढ़ीदार भी। 2 बच्चे की माँ होकर वह भी जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक धुर जमीन भी अपनी इस गांव में जलेगी नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों की बिखदिट से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ देख तो आ चंपी। भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी में छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी में के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया है।
बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया आगे के पॉइंट्स में, बिरजू ले बेटा, बेटा ब्रिजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, लेकिन देखना नहीं देखना नाच। लौटा दो गाड़ी। चंपिया है, उठती क्यों नहीं? ले धान की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा जब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया वालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटली बंगला से हाकिम साहब को लाने गई। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट में खोस खोस दे। अपने खेत का है। अपने खेत का है? फुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नियम धर्म जो बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान्ना के पहले ही नया धान जुठा दिया। देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। सिरई चुरमुन है ये लोग। बस हम दोनों के मुंह में नवन्ना के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ भया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है न दीदिया? बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। वाह, खूब। तो तुम लोग, जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी बैल की कभी जरूरत होगी? पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। देखिए आगे क्या है। अरे टोकरी भर रोटी तू पलक मारते बना लेती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उसके चेहरे जगमगा उठे। माया बेकार गुस्सा हो रही थी। चंपिया जरा घैलसार में खड़ी होकर भवानी फुआ को आवाज दे दे। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुराती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी को लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांसती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या।
कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्म ले आई हो ना फुआ? अपना हुक्का, हुक्म नहीं, अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह है सहुआइन, राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग में ले, और कह गई कि डिब्बा भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और लाठी मारने से कुछ, और बिरजू सिर पर कढ़ाई ओंधकर अपने बाप को दिखाने लगा, मिलिट्री टोपी, सिर पर 10 लाठी मारने से कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही मांग रहा था। बेचारा मत कहो मैया, खूब लचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था? बाबू साहब का ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हाँ हाँ। चलिए आगे बढ़िए तो देखिए क्या कहता है। सभी फिर ठहाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छिट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। उहूं, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटीका पहना और आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम यही है। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिने सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू करके घर घर आने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न दहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जा रहा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई। गाड़ी रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, जंगी भाई काहे कन्ना रोवट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो जंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं? पतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीचन वाली तो रोती है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है अभी बेचारी, आ जल्दी। बगल की झाड़ी से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खब्बास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई। गिलट की झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई सब आ जाए जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आ गई। आपको ये वाला पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। बैल के पिछला पैर फेंका। बिरजू बिरजू के बप्पा ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। चले आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसमें।
सभी ठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक कर। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव के बाहर होकर धान के खेतों की बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फुली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया सुन रही लरेना की बीबी और जंगी की पतोह, ये चारों ही तो गांव के बाइस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लिक धन खेतों के बीच होकर गई है। चारों ओर से गौने की साड़ी की खसमसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे से मंगटीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बाइस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहां भूल जाएगी बगल में तो मास्टराइन बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खरखराकर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट लेकर जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू की ओर देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपने नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांक ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिक्का पर चांद। बिरजू के माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो हमने यहाँ पे पूरे कहानी आपको समझाया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले कहानी में आपसे मुलाकात होगी।